नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फेरारी मेथड। फेरारी मेथड जो है वो किसी चतुर्घात समीकरण, मतलब चार घात के अगर कोई समीकरण है तो उसे सॉल्व करने के काम आता है। तो ये व्यापक विधि है, जनरल मेथड है। कोई भी चार घात की अगर समीकरण हो, कोई बहुपद है जो चार घात का है, उसे आप इस फेरारी मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चार घात का समीकरण हो, उसे फेरारी मेथड द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक चार घात का समीकरण लिखें, चतुर्घात का समीकरण लिखें, चतुर्घात समीकरण वो कुछ ऐसा दिखता है। ए एक्स क्यूब, ए एक्स फोर प्लस बी एक्स की पावर थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए, इस टाइप की समीकरण होगी चतुर्घात समीकरण। और यहाँ से जो एक्स के मान आएंगे वो चार आएंगे। तो अगर हम यहाँ पे सोचे कि गुणनखंड हो जाएंगे, कुछ और हो जाएंगे, तो हो सकता है गुणनखंड से कोई दो टाइप के सवाल, तीन टाइप के सवाल सॉल्व हो जाए, लेकिन हर टाइप के सवाल आप गुणनखंड से नहीं सॉल्व कर सकते। इसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रिक चाहिए होगी, कोई स्पेशल मेथड चाहिए होगा जो इसको सॉल्व कर सके। तो ये जो स्पेशल मेथड है यही है फेरारी विधि। फेरारी विधि जो है वो हर टाइप के जो चार घात का समीकरण है उसको सॉल्व करने के काम आती है। तो सबसे पहले ये जो विधि है, ये जो मेथड है, इस मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन स्टेप है हमारा कि जो भी एक्स की पावर चार है, इसका जो ये कॉफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो एक होना चाहिए। ये गुणांक इकाई होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। तो अगर बाई चांस यहाँ पाँच हो या सात हो या कुछ हो तो आप क्या करेंगे, उसका भाग दे देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से वो हट जाएगा और यहाँ एक आ जाएगा। तो ये जरूरी चीज़ है, ये पहले आपको, ये सबसे पहले यही करना है कि आपके समीकरण में यहाँ कुछ भी ना हो। अगर है तो उसको भाग दे दीजिए। एक्स की पावर चार प्लस समीकरण को यहाँ से एक्स की पावर चार के साथ इकाई कर लिया और उसको इधर भेज दिया, ठीक है। और मान लीजिए नए गुणांक है, उनका नाम आपने रख लिया ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। जो भी समीकरण बने, जो भी बने, ऑब्वियसली बात है यहाँ से तो आप हटा ही चुके हैं, तो इस टाइप की आपको समीकरण मिलेगी। इस टाइप की समीकरण मिलने के बाद में फिर आप जो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब जो है उसका जो भी गुणांक है, एक्स क्यूब का जो भी गुणांक है, ए है बी है सी है, ये जो भी गुणांक है या जितना भी है, उसे आपको लेना है, एक संख्या p बनानी है। p क्या है, जो भी x की पावर तीन का गुणांक है, जितना भी है वो जो भी है उसको हाफ कर लीजिए, मतलब एक्स क्यूब का गुणांक बट्टा दो कर लीजिए। इससे आपको p का मान मिल जाएगा। एक बात तसल्ली रखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये p क्या है और क्या है, ये p आ जाएगा, ठीक है। अभी जो p आ जाए इसे आपको इस समीकरण में मान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे ए बी सी ये है ना, ये वाले ए बी सी नहीं है, ये कोई और ही ए बी सी है जो अभी हम आगे निकालेंगे। आगे हम पता करेंगे कि ए और बी कितने। पी तो हम पता कर चुके हैं, पी का मान आप यहाँ से रख देंगे। के अभी आपको नहीं पता, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ए और बी आपको नहीं पता, वो भी थोड़ी देर बाद में पता लग जाएगा। अच्छा, ये है क्या फिर, ये वही है जो आपका ऊपर वाला जो इक्वेशन थी, जिसमें आपने एक्स की पावर चार के गुणांक से भाग देके जो एक बनाई थी, उसी इक्वेशन को हमने इस रूप में लिखा है। तो आपको इस रूप में कैसे लिखा, कि तो हमें पता ही नहीं, ए में पता ही नहीं, बी में पता ही नहीं, पता हो जाएगा जब मैं कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन और इक्वेशन एक ही है, बस लिखने का तरीका मैंने अलग लिखा है। अच्छा, तो फिर ये कि जब नहीं पता तो फिर इस रूप में क्यों लिखा। इस रूप में लिखने का फायदा ये है कि अगर मैं ऐसे लिख लेता हूँ इक्वेशन को, और मैं के का, ए का और बी का मान और निकाल लेता हूँ, अगर ये निकल जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया तरीका हो जाएगा। कैसे, ये देखिए, इसको सपोज कीजिए मैंने कैपिटल ए नाम दे दिया तो ये हो गया ए स्क्वायर, इसको नाम मैंने अगर बी का दे दिया तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये बन गया मेरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। हो गया, तो आपका सवाल के दो गुणनखंड हो गए। देखिए, इसे एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है, दो टुकड़े हो गए। फिर ये दोनों टुकड़े बनेंगे, ये दो दो घात के बनेंगे, ये द्विघात समीकरण बनेगी। देखिए ध्यान से, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ी से बड़ी पावर कितनी आएगी, दो। जब दोनों को घटाएंगे तो बड़ी से बड़ी पावर कितनी आएगी, दो। तो दो द्विघात समीकरण आपकी बन गई। तो ये एक द्विघात समीकरण होगी, ये एक द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दोनों के दोनों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बराबर में क्या चल रहा है, जीरो। बराबर में तो जीरो चल रहा है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ए माइनस बी बराबर जीरो।
इस पे सीधी द्राचारी लगा लेंगे। अगर टुकड़े हो रहे हैं तो सीधा कर लेंगे, सीधी द्राचारी कोई जरूरत नहीं है। टुकड़े हो रहे हो तो सीधा कर लीजिए, नहीं हो रहे हो तो सीधी द्राचारी लगा के एक्स के मान निकाल लीजिए। तो 2x के मान आपको यहाँ मिल जाएंगे और 2x के मान आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरीके से x के कितने मान आ जाएंगे, 4 मान आ जाएंगे। चतुर्थ समीकरण सॉल्व हो जाएगी। ये फेरारी विधि है। फेरारी ने इस तरीके से सवाल को हल करना बताया था कि कोई भी 4 घात का सवाल जो है वो 2 द्विघात समीकरण में टूट सकता है। और ऑब्वियसली बात है 4 घात का है, जैसे 4 के अगर टुकड़े करें तो 2 इंटू 2 हो सकते हैं ना, तो वैसे 4 घात का जो समीकरण है वो 2 द्विघात समीकरण में टूट सकता है। इसीलिए इसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात, बाई का मतलब 2 द्विघात। तो इसमें द्विघात समीकरण जो है वो 2 बार आ रही है। 4 घात का समीकरण जब टूटेगा तो 2 द्विघात समीकरण में टूटेगा और दोनों द्विघात समीकरण से 2 2 करके 4 आंसर टोटल आ जाएंगे। ये तरीका है। अब क्वेश्चन अभी भी एक बड़ा है, वो है कि बच्चे सोच रहे हैं कि सर के का मान कैसे निकलेगा। बिल्कुल सही है, ए का मान, बी का मान कैसे निकलेगा, ये मान बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा। अब आपने क्या माना है, आपने ये माना है कि आपका जो सवाल है, जो समीकरण आपको दी गई है, उसी समीकरण को हमने ऐसे लिखा है। इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 से जो समीकरण आपने लिखी है और ये नंबर 3 पे जो आपने इक्वेशन लिखी है, ये दोनों इक्वेशन एक ही है। तो जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद एक आप कमाल की चीज देखेंगे कि आपको ए स्क्वायर का मान, जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, एक समीकरण तुलना करने पर एक जगह आपको ए स्क्वायर का मान मिलेगा, एक जगह आपको ए स्क्वायर का मान मिलेगा, एक जगह आपको ए बी का मान मिलेगा, एक जगह आपको बी स्क्वायर का मान मिलेगा। गारंटी ले रहा हूँ, हर बार मिलेगा। एक ए स्क्वायर का मान मिलेगा, एक जगह आपको ए बी का मान मिलेगा, एक जगह वो बी स्क्वायर का मान मिलेगा। वो भी किसके पदों में, के पदों में। ए का मान आएगा के पदों में, ए बी का मान भी आएगा के पदों में, और बी स्क्वायर का मान भी आएगा के पदों में। हम जानते हैं कि ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर में रिलेशन होता है क्या, कि अगर हम ए बी का स्क्वायर करें तो ए बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सही है। तो ये ए बी का स्क्वायर जो है ये यहाँ रख सकते हैं। ये जो भी ए बी होगा वो यहाँ रख दीजिएगा, जो ए स्क्वायर हो वो यहाँ रख दीजिएगा, जो बी स्क्वायर है वो यहाँ रख दीजिएगा। अब ए स्क्वायर किस में, के पदों में, ए बी किस में, के पदों में, बी स्क्वायर किस में, के पदों में। तो अब आपको जो समीकरण बनेगी यहाँ पे वो पूरे तरीके से के समीकरण होगी, के की एक समीकरण प्राप्त होगी। और ये जो के समीकरण प्राप्त होगी बेटा, ये त्रिघात समीकरण होगी, त्रिघात। के की एक त्रिघात समीकरण आपको प्राप्त होगी, 3 घात की। अब यहाँ से के 3 मान आने वाले हैं, है ना, लेकिन के का सिर्फ आपको 1 मान लेना है, वो भी वास्तविक। और ऑब्वियसली बात है 3 घात समीकरण है, तो 3 घात समीकरण में एक मूल तो पक्का ही वास्तविक होगा, क्योंकि 3 काल्पनिक मूल तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े से आते हैं। तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते। तो काल्पनिक मूल ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, तो एक मूल तो वास्तविक होके रहेगा। वो जो के का वास्तविक मान हो वो आप ले लीजिएगा, और वो के का मान, वो जो भी के का मान है उसे वापस रख के ए बी पता कर लीजिएगा। और वो ए और बी, के मिल चुका होगा आपको, यहाँ से ए और बी यहाँ से मिल जाएगा। फिर के का मान, ए का मान, बी का मान सब यहाँ रख दीजिए और इसे 2 द्विघात समीकरण में ऐसे तोड़ लीजिए और एक्स के 2 मान दोनों समीकरण से आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है इसके अंदर, अब आप याद करें कार्डन विधि में, कार्डन विधि में सवाल तो एक ही था, कार्डन मेथड, लेकिन सवाल अलग अलग था। कभी आता था कि एक्स स्क्वायर का पद ना हो तो क्या करना है, कभी एक्स का पद ना हो तो क्या करना है, कभी सारे पद हो तो क्या करना है। तो ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे वो, और हमने अलग अलग टाइप यूज भी किया। अगर ऐसा होता है ऐसे करेंगे, ऐसा होता है ऐसे करेंगे। फेरारी में आपको कुछ नहीं करना, फेरारी में हर क्वेश्चन को एक जैसे ही करना है। इसमें एक्स स्क्वायर हो ना हो, एक्स है हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो बस एक लाइन पकड़ के चलना है, जैसे स्टेप मैंने बताए वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। जैसे आप फॉलो करेंगे सीधे आप अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। एक ही चीज जो है वो मुश्किल करती है फेरारी के अंदर, एक ही परेशानी सबसे बड़ी है, वो है के का मान। जब यहाँ जाके त्रिघात समीकरण बन जाती है तो त्रिघात समीकरण को हल करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा क्या, कुछ ज्यादा ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि के का मान। अब इस त्रिघात समीकरण को, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि त्रिघात समीकरण को हल करने के लिए कार्डन विधि लगानी पड़ती है। अब आप बताइए फेरारी लगाएं, फेरारी के अंदर कार्डन लगाए तो सवाल कितना लंबा हो जाता है। और दूसरा, इस बात के कोई नंबर भी नहीं है आपने के का मान कैसे निकाला, उसे तो के का मान चाहिए, चाहे आपने रट्टा मार रखा हो, चाहे आपको याद हो, चाहे आपने तुक्का मारा हो, चाहे कुछ भी हो। के का मान बस आप सीधा लिख सकते हैं, के का मान के बराबर 1, के बराबर 5 आ गया। अगर आपको डायरेक्ट पता लग रहा है तो डायरेक्ट पता कर लीजिए, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब के का मान जो भी आप जैसे भी निकालें, आप जाने, आपका काम जाने, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें फेरारी विधि से मतलब है। के का मान रखिए और आगे बढ़िए। तो इस स्टेप में आप के का मान कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सवाल से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन ये काम हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, के का मान निकालना।
शुरुआती सवाल में आराम से निकल भी जाएगा, क्योंकि कई सवालों के अंदर जो के का मान होगा वो बेटा बड़ा अजीब अजीब भी होगा। 10/3, अब 10/3 हमें कैसे गैस करेंगे 10/3 आएगा। अभी देखिएगा, आप सवाल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे सवाल सारे एक जैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। बस एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि एक का मान, वो परेशान कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, उसको देखिएगा। ये सारी थ्योरी जो मैंने अभी इतनी सारी चीजें समझाई है, वो सब चीजें आपको वन बाय वन करके समझ में आ जाएगी। घबराइए मत, ये थ्योरी कौन कैसे कनेक्ट होगा, क्या होगा, एक सवाल करते ही, एक एग्जाम्पल करते ही सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।